नमस्कार, मैं लिथो मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने कहा है कि वोट डालने जाने वालों की इतनी जांच हो रही है कि जैसे वे किसी बॉर्डर या जंग पर जा रहे हों। उन्होंने सुझाव दिया कि बायोमेट्रिक सिस्टम से वोटिंग होनी चाहिए। जब राशन बायोमेट्रिक सिस्टम से मिल सकता है तो वोट क्यों नहीं डाले जा सकते। उन्होंने कहा कि नकाब हटवाकर चेहरा दिखाने का नियम गलत है और यह मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है। हिंदू समुदाय में भी महिलाएं घूंघट पहनती हैं, तो क्या उनका भी घूंघट हटवाया जाए। आरोप है कि बीजेपी मुसलमानों के रीति रिवाजों को निशाना बनाकर हिंदू वोटों को पोलराइज करना चाहती है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक हैरेसमेंट तो है ही। आदमी वोट डालने जा रहा है या किसी महाज पे जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है या बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, जो हर चीज़ की जांच हो रही है। अगर इतना ही शौक़ है उन्हें तो बायोमेट्रिक सिस्टम से क्यों नहीं करा देते हैं। अपने भी बायोमेट्रिक सिस्टम से कराएं सारी पोलिंग, ताकि फिर फेक वोट भी ना पड़े और सही आदमी वोट डाल दे। जब राशन बायोमेट्रिक सिस्टम से मिल सकता है तो वोट क्यों नहीं पड़ सकता बायोमेट्रिक सिस्टम से। आप किसी लेडी को हैरास कर रहे हैं, उसका बुर्का उतरवा रहे हैं, फिर शक्ल मिला रहे हैं। हमारे यहाँ बुर्का, हिजाब और हिंदू भाइयों में भी ये तहजीब है कि घूंघट लगाते हैं। आप उनका भी घूंघट हटाएंगे तो ये मुनासिब नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम से पोलिंग होनी चाहिए ताकि फेक वोट पड़े ही नहीं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इस तरीके की शिकायत करी है भूखे को लेकर के। तो क्या देखिए, बीजेपी तो टारगेट करती है मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स के रीति रिवाजों को, ताकि वो ये समझती है कि इससे शायद हिंदू भाई खुश होंगे, पोलराइज कर लेंगे हम वोट को। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। देश के मुसलमानों के साथ लगभग 80% हिंदू भाई खड़े हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ रहते हैं, साथ जीते हैं और प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ये फार्मूले अब इनके चल नहीं रहे। ये हर मुमकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरह से कम्युनलाइज कर दें इस इलेक्शन को, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम, अंगूठे का निशान लगाया जाता है और वो बता देता है कि आदमी सही है या नहीं है। मशीन के ऊपर अंगूठा रखा जाता है, तो वो कर लेने में क्या परेशानी है। क्योंकि ये खुद भी तो बहुत फेक वोट डालते हैं, इनके फेक वोट भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये इनके 50% मुझे ये ऐसा लगता है कि तकरीबन 40-50% तो ये फेक वोट पड़ते हैं। मतलब आपका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, जो वोट बैंक है उसका 50% फर्जी वोट पड़वाते हैं। नहीं, फेक वोट जो पड़ते हैं, जो मौजूद नहीं उनके वोट डाले जाते हैं। मेरी तो डिमांड ही है, आरोप नहीं, मेरी डिमांड है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से ही वोटिंग होनी चाहिए। उसमें अंगूठे का निशान लगाया जाता है, सबके पास आधार कार्ड है, सबका बायोमेट्रिक हुआ है, आइरिस से भी है, आंखों से भी है, तो क्यों नहीं उससे करा लेते हैं। सर, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कोई ना कोई बहाना ढूंढती है हर चुनाव में मुस्लिम पार्टी को परेशान करने का। ये ओवैसी बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को अगर हर महिला के जाके नकाब उतरवाई जाएगी और उसको मिलाया जाएगा तो आदमी टॉर्चर तो महसूस करता है। वोट डालने जा रही है, वहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टेररिस्ट आ गया, उसकी भी तलाशी भी ले लिया करें। कल को ये भी कह देंगे। तो ये वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों की कम करने की तरकीबें हैं कि किस तरह से, जब जाहिर है हर किसी की नकाब उतरवाई जाएगी, हर किसी को देखा जाएगा, तो आधी महिलाएं अपने आप ही नहीं आएंगी वोट डालने के लिए। सांसद जी, इसके अलावा आजम खान और उनके पूरे परिवार को आज कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिल गई है। देखिए, कोर्ट के फैसले हैं और कोर्ट ने उनको जमानत दी, अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए थी। हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। राज्य भर के 58 सदस्यीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम चरण के लिए अपना चुनाव अभियान जारी रखा है। शनिवार को उन्होंने बिहार के पाटलिपुत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया,
जहां उन्होंने राजद और भारत गुट पर हमला किया और उनकी तुलना खुद से की। मोदी ने खुद को तीसरे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करते हुए कहा कि इन चुनावों में मोदी एक तरफ भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिनों काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है। यही कारण है कि वे मोदी को गाली देने में व्यस्त हैं। गूंज सुनाई दे रही है, एक ही विश्वास चारों तरफ प्रकट हो रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे 7 दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है, कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दुर्ग में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी महिला संगीता पंडित ने प्रेस वार्ता कर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थी महिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोर्ट में लगाई याचिका 156/3 में हुए आदेश के अनुसार महावीर डेवलपर्स के संचालक योगेश पांडे समेत 3 अन्य के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक निरस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर 420 समेत 5 अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव के द्वारा 5 दिन तक टाल मटोल कर एक एफआईआर करने में देरी करते हुए आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। एफआईआर कैसे कर सकते हैं? 6 बजे की बात है ये, फिर हम वहीं रुके रहे, करीब 7 साढ़े 7 बजे वहीं थे हम बाहर। 6 बजे से गई थी मैं, तो 7:30 बजे के करीब जो है उसने पूरे पेड़ काट के एक लकड़ी बेचा है उसने। मतलब लाखों की संपत्ति उसने हमारी तोड़ के डिमोलिश करके उसने लाखों की संपत्ति बेच दी है हमारा। एक पे लगा के उसके अंदर 200 गहरे में उसने सबमर्सिबल लगवाया था। है वो सबमर्सिबल वहाँ पे 200 स्क्वायर फीट नीचे मेरे भाई ने 25,000 रुपए लगा के वो कर। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा मामले में हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बावजूद सिर्फ 420 का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित महिला को धमकाया भी गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन से जब मीडिया ने सवाल जवाब किया तो वे भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। डेवलपर के संचालक योगेश पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है सिटी कोतवाली थाने में कोर्ट के आदेश पर, परंतु कई धाराओं को उसमें छोड़ दिया गया। क्या कारण था? जो एफआईआर की गई है वो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी धाराएं मतलब फैक्ट्स उसमें डिस्क्लोज होते हैं उसके हिसाब से की गई है। अगर अभी भी कुछ फैक्ट्स आगे आते हैं, सामने आते हैं, तो वो धाराएं उपयुक्त धारा जोड़ के उसमें फिर आगे मतलब धाराएं जोड़ी जा सकती हैं एफआईआर में।
सर, प्रार्थी संगीता पंडित ने कई संगीन आरोप लगाए हैं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पे। उन्होंने यह कहा है कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे से उन्हें थाने में बैठाया गया और सुबह 5 बजे वो FIR करवा के वापस लौटी। और थाना प्रभारी के ऊपर डराने धमकाने का भी आरोप है। तो क्या कारण है सर कि हर बार सिर्फ सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के ऊपर ही आरोप लगते हैं? क्या कारण है सर, वजह क्या है? FIR एक ऐसी प्रोसेस है, उसको करने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर इस तरह के कुछ तथ्य हैं कि उन्होंने कुछ निष्पक्ष काम नहीं किया है तो उसके मतलब जो भी होगा उस पर हम जांच कर लेंगे। और मेरे हिसाब से पुलिस पूरा मतलब निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी। सर, ऐसा ही पिछले छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर में बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट में 7 पीड़ितों को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक की मौत हो गई। 6 मरीजों का अभी इलाज जारी है। हादसे में और भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली है। मलबा हटने के बाद चल पाएगा घायलों के सही संख्या का पता। डिप्टी CM अरुण साव ने बयान में कहा कि लगातार बचाव का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर है और अलग अलग जिलों से भी प्रशासनिक अमला बुलाया गया है। दुखद घटना है। प्राथमिकता है कि घायल लोगों को उपचार मिले। बोरसी में बारूद फैक्ट्री में एक बड़ी विस्फोट की जानकारी लगी है। मैं प्रशासन के लोगों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन की पूरी टीम, कलेक्टर, SP सहित सब घटनास्थल पर मौजूद हैं और ये सही है कि एक बड़ा विस्फोट है और अभी भी और विस्फोट होने की आशंका है। दमकल की गाड़ियां वहां पर आसपास के जिलों से भी बुलाई गई है। अन्य राहत पहुंचाने वाली टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और तेज गति से राहत और बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है और घायलों को समुचित इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर राहत और बचाव के लिए लगी हुई है और हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को जितनी जल्दी राहत हो सके वो पहुंचाई जाए। अभी कितने लोगों के भी इंजर्ड है, किसी को जानकारी के देखिए, वहां पर एक तो विस्फोट होने से मलबे का ढेर लगा हुआ है। अधिकृत रूप से अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, पर जो भी घायल मिल रहे हैं उन्हें रायपुर हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। कुछ लोगों को मेकाहारा भेजा गया है, कुछ को एम्स में भी भेजने की बात हुई है। तो अभी घायलों के समुचित इलाज की चिंता सब प्रशासन की ओर से हो रही है। बेमेतरा से 7 लोग को लेकर ला रहे थे, उसमें से एक जो है ऑन रोड भी डेथ हो गई। 6 लोग मेकाहारा में एडमिट की जानकारी अपनी। हाँ जी, जानकारी इसी तरह की आई है कि कुछ लोगों को मेकाहारा में एडमिट किया गया है। कुछ घायलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, पर समुचित इलाज की व्यवस्था हो रही है। प्रशासन की पूरी टीम राहत और बचाव काम में जुट गई है। बिजली विभाग के तिफरा मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलोनी पर आज दिन शनिवार को घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। स्मार्ट बिजली मीटर की लग जाने से अब उपभोक्ताओं को पहले मीटर से मोबाइल फ़ोन के तरीके प्रीपेड करना होगा। जिसकी राशि का प्रीपेड किया जाएगा, उतने ही मूल्य का उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर सकेंगे। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली की आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। इस मौके पर कार्यपालक निदेशक A.K. धर, अधीक्षक अभियंता S.K. जांगड़े, कार्यपालन यंत्री राजेश चौहान अपनी पूर्ण टीम के साथ इस बार मीटर लगाने में जुटे हुए हैं। कार्यपालक निदेशक श्री A.K. धर ने बताया कि इसके साथ ही भूमिगत बिजली लाइनों का सुधार, सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस प्रीपेड बिजली मीटर के लग जाने से उपभोक्ताओं और विभाग को भी लाभ पहुंचेगा। अगर किसी प्रकार की खराबी आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है। विभाग को जो उपभोक्ता है उसको इससे कोई वो नहीं होगा, उसको जस्ट सूचना देना है
और हम तुरंत उसका मीटर बदलेंगे। और वैसे तो मीटर इतनी जगह लग चुका है देश में और कहीं ऐसी शिकायत नहीं आ रही है अमूमन, तो उम्मीद करते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आती है तो उसको कंज्यूमर पर उसका भार नहीं पड़ेगा, हम लोग उसका वो करेंगे। प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है इसके लगाने के पीछे हमारा जो विभागीय जो गैर जरूरी बजट है, इसमें आपको रेवेन्यू का भी कितना लाभ होगा सर विश्वसनीय सेवा देने? निश्चित रूप से रेवेन्यू का लाभ तो होगा ही, और सबसे बड़ी बात जो कंज्यूमर को जो लाभ होगा उसको लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से मेरा संदेश है कि पब्लिक भी ऐसा न सोचे कि उनको लाभ नहीं होगा, उनको भी लाभ होगा इसका। सबसे पहले तो अभी जो हमारे पास आपका 45 दिन का पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा रहता है, वो हम जमा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीपेड में आप उसी महीने का जितना जलाएंगे उतना प्रीपेड पैसा हमको देंगे, तो वो एक लाभ है। और दूसरा विभाग को ये है कि हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, हमारा तुरंत के तुरंत वो पैसा जो आपका एडवांस के रूप में पड़ा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो विभाग को इससे लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन उपभोक्ता को भी इससे लाभ मिलेगा। सर ये बिजली लाइनों की बात है सर, ज़्यादातर लाइनें खानातीत हैं, क्या सब जो पैसा बचेगा उसको क्या ये लाइन में भी लगाएंगे ताकि सरल लोगों को बिजली? निश्चित रूप से बहुत सही बात आपने कही है। ये जो RDSS स्कीम है इसमें सिर्फ मीटर लगाना ही हमारा काम नहीं है, जो हमारी व्यवस्था है, जो संसाधन है, उसके उन्नयन का कार्य भी इसी में हो रहा है, और जगह जगह केबल लगाना, तारों को बदलना, एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाना, ये सब इस RDSS स्कीम का ही अंग है। और आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली आगे के दिनों में हम दे पाएंगे। सर ये बिलासपुर में ये ग्रामीण संभाग में, बिलासपुर संभाग में आप आज स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कर रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को, खास करके जो हमारा जनरली लगभग शिकायत ही रहता है कि हमारे यहाँ मीटर रीडर नहीं आता है, या हमारा जो रीडिंग है ठीक से भरा नहीं है, या गलत बिलिंग आ गया है, ये सारे समस्याओं का ये स्मार्ट मीटर लगने से निराकरण हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की बिलिंग गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप मीटर में जो रीडिंग रहेगा उसी के आधार पे वो बिल उनको पटाना पड़ेगा। अभी हम इसको 1-2 महीने के लिए पोस्ट पेड मीटर अभी शुरू कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा ये इंटीग्रेशन पार्ट अभी चल रहा है, जैसे होने के बाद में ऑटोमेटिक इसको हम लोग प्रीपेड में कर देंगे, तो पहले से ही आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी की बिजली चलेगी, और जैसे ही आप उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा वो आपका मीटर ऑटोमेटिक आपके घर की लाइन को काट देगी। नहीं, ट्रायल बेस पे नहीं, ये तो हमारा प्रक्रिया ही है, हम ट्रायल इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदेश मतलब देश में कई जगह स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस है, और ये RDSS योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगना है, पूरे देश भर में लगना है। कई प्रदेश में ये सक्सेसफुल मतलब ये मीटर लगाने का काम पूर्ण हो चुका है, और लक्ष्य हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे। वैसे सभी ये कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सारे उपभोक्ताओं को मीटर मतलब ये रिप्लेस करना है, लगभग मेरे ख्याल से 2 साल तो लगे जाएंगे काम। आरक्षण पर बीजेपी और इंडिया गुट के बीच बहस जारी है, क्योंकि राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि आरक्षण का विरोध करना पीएम मोदी की रगों में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को संविधान की कोई जानकारी नहीं है और वे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यादव ने कहा कि क्योंकि केंद्र ने जाति जनगणना के तहत अनुरोध को खारिज कर दिया, इसलिए उन्होंने जनगणना की और बिहार में 75% आरक्षण दिया है। दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है, और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करें। जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में।
हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने। हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जनता, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहाँ 75% आरक्षण है। यहाँ आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार। बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है, पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ। आपके झूठ और फरेब से, प्रचार से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भाषा को सुधारिए, संविधान की बेसिक ज्ञान को समझिए, जानिए। ये वही मोदी जी है ना जिन्होंने आरक्षण को जो है खत्म करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खड़ा करके। अभी भी हम लोगों ने क्या किया, जो 75% का था शेड्यूल 9 में भेजा कैबिनेट में हमारी सरकार ने, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मुसलमानों को दे देगा, मुसलमानों को दे देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ये देख लो, प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है। ये गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसमें लिस्ट वाइज नाम भी है जो जो मुसलमान जातियां। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहां मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका भी ज्ञान दे दें हम आपको। मंडल कमीशन के सिफारिशों के बाद जो है ये मिलना शुरू हुआ। और मंडल जब आया था तो आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में अडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तो आपके तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण ओबीसी SC ST का विरोध है। ये सच्चाई है। ये लोग क्या पाठ पढ़ाएंगे हम लोगों को? बताओ, 75% हम लोगों ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर आप लोगों के पास नहीं है पत्रकार भाई, तो थोड़ा ये ले करके थोड़ा पूछो भाजपा वाले लोगों से। और ये मोदी जी को हम पहुंचा देंगे, लिखित में भेज देंगे। जैसे 5 बार पहले हम चिट्ठी लिखे हैं, इस बार भी फिर हम लिख करके उनको हम बता देंगे कि ये उनको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।